Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today we are going to do unit 3 important unit wise MCQ. You guys know that tomorrow is your exam. So only few hours left for your exam and I'm very sorry that I am doing this session very late because I was not well. I had to rest for entire day and that is why classes got delayed. So I'm very sorry for that because I always डू वॉट आई से आई ट्राई माई बेस्ट बट कभी कभी नहीं पॉसिबल हो पाती हैं चीज़ें. सो आई होप दैट तुम लोगों ने इग्नू सीरीज़ देख ली होगी. यूनिट वाइज जितने भी पुराने MCQ सीरीज़ हैं वो सब देख लिए होंगे. इस टाइम पर कुछ भी पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं आना है. जस्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम. सो इस टाइम पे डू एवरी थिंग दैट मेक्स यू काम. ठीक है, बिल्कुल शांत रहना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ, डोंट ट्राई टू सी एनी थिंग दैट इज़ न्यू बिकॉज वॉट हैपन्स इज़ कि जब आप लास्ट मोमेंट पे कुछ नया देख लेते हैं ना, इट इंक्रीजेज योर स्ट्रेस. इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा. यू विल थिंक कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ये भी बचा है वो भी बचा है. यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो डोंट डू दैट. अभी के लिए अपना जो भी पढ़ रखा है, जितनी चीज़ें सिलेबस में है, जितना पढ़ा है कॉम्प्रिहेंसिवली, उसको रिवाइज़ करने पे फोकस करो और जो MCQs करे हैं उनको रिवाइज़ करो. सो नथिंग कैन बीट द हैबिट ऑफ रिविजन. अगर आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ किया है, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम. पढ़ा बहुत ज़्यादा है पर रिवाइज़ कुछ भी नहीं किया है, दैट विल नॉट हेल्प बिकॉज इन द एग्ज़ाम यू विल फॉरगेट थिंग्स. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज़ प्रॉपरली. ओके, सो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया है एंड टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम. सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डू 2 सेशंस. 2 सेशंस अभी हम लोग करेंगे. यूनिट 4 एंड 6 का एक साथ करेंगे और यूनिट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको हम लोग एक बार में करेंगे. आई विल ट्राई कि मैं 50-50 MCQs दोनों क्लासेस में ऐड करूं सो दैट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी ना हो, क्लास बड़ी हो जाएगी. बट आज की क्लास में तो हम लोग 75 ही करेंगे. ठीक है, तो आई होप तुम लोग रिवाइज़ करके आए होगे यूनिट 3 क्योंकि टाइम मिल गया होगा काफ़ी. कोई भी जो क्वेश्चन होगा गाइस, उसमें अगर कुछ भी गलत होगा, करेक्शन होगा, तो प्लीज़ करेक्शंस के लिए पिंड कमेंट चेक कर लिया करो क्योंकि आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है. ठीक है, तो पिंड कमेंट्स में तुम लोग देख सकते हो जाके, कोई भी करेक्शन होता है तो यहीं पे होता है. ओके, और PDF भी मैं अभी शेयर कर दूँगी आफ्टर ऑल दीज क्लासेस. ठीक है, आज ही शेयर हो जाएगा PDF भी. और और जो टेस्ट सीरीज़ में PDFs हैं वो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो तुम लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो तुम लोग कर सकते हो रिवाइज़ करने के लिए. ओके, सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज. आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दोज ऑफ यू हु आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम क्योंकि यहीं पर सारी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिलेगी. ओके, नाउ दिस इज़ योर यूनिट 3. यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखो इसमें कल्चर और सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन ये टॉपिक्स रिपीट हुए हैं. सो तुम लोग समझ रहे हो, पूरा एक यूनिट है तुम्हारा जो रिपीट हो रहा है, तो इसको अच्छे से करना है. एग्ज़ाम में प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से भी. ओके, आज की क्लास में मैंने सारे ही कोशिश करी है हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ऐड करें. एक चीज़ और है कि मैंने नेट के PYQs ही आज की क्लास में ऐड किए हैं. ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने पैटर्न देखा था, क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से ऐड कर दिए थे, राइट. तो अभी हम लोग नेट के PYQs ज़रूर देखेंगे. 2015 से लेके 2018 तक के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका लेवल बहुत लो है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन तुम लोगों को इसमें मिलेंगे और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. CUET PG में बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. ठीक है, तो हम लोग नेट के PYQ ही आज देखेंगे जो इस यूनिट से रिलेटेड है. ओके, सो हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 1. Where did Andre Bete conduct his field work for his study of caste, class and power? रामपुरा, श्रीपुरम, खालापुर या फिर किशनगढ़ी. नाउ गाइस प्लीज़ रिमेंबर, आज की क्लास पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इन डेप्थ क्योंकि अब टाइम कम है और कल ही एग्ज़ाम है. एक चीज़ और है कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो अब तुम लोग के पास भी इतना टाइम नहीं है. ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन ज़रूर से जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे. क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन NTA रिपीट कर दे बिकॉज दीज आर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड हो सकते हैं, तुम्हारे टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दीज क्वेश्चन आर मेड बाई NTA ओनली. ठीक है, तो हम लोग को NTA के बनाए हुए क्वेश्चन ज़रूर से देख के जाना है. ओके, सो कास्ट, क्लास एंड पावर जो है इस पे स्टडी किया था आंद्रे बेते ने, वी ऑल नो. इनकी जो फील्ड वर्क स्टडी है वो कहाँ पे हुई थी?
आई होप सब लोग मुझे चैट में आंसर दे रहे होंगे। द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। एक चीज़ और याद रखना, इसके अलावा B.R. चौहान ने भी यहाँ पर स्टडी किया है, ठीक है, ओके। और पर्टिकुलरली अगर हम आंध्रे बेते की बात करें तो तंजोर विलेज भी एग्ज़ाम में आ जाता है। ओके एंड रामपुरा में वी ऑल नो M.N. श्रीनिवास ने स्टडी किया है। एंड खालापुर में अगर हम देखें ना तो पॉलिन कोलिंडा की स्टडी है। ओके प्लीज़ रिमेंबर। किशनगढ़ी में वी ऑल नो आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर मैकिम मैरियट, जिनको हम लोग लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पेरुकिलाइजेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं किशनगढ़ी किसका है। ओके प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 2. Who made the distinctions between class in itself and class for itself to reflect the movement from a class potential self-awareness to actual self-awareness? किसने डिस्टिंक्शन किया है क्लास इन इट सेल्फ और क्लास फॉर इट सेल्फ? अब देखो वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैम थिंकर्स पढ़ने हैं कि नहीं, कार्ल मार्क्स पढ़ना है कि नहीं। सो देखो ये क्वेश्चन है सीधा सीधा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, राइट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक में कास्ट, क्लास, ये सब आ जाता है, पावर का भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर? कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, कोजर या फिर कोलिंस। इजी क्वेश्चन है। क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर इट सेल्फ की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, ओके। क्या है ये क्लास इन इट सेल्फ और क्लास फॉर इट सेल्फ? तो देखो क्लास इन इट सेल्फ वो ग्रुप है जिसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, यानी कि वर्कर्स, ठीक है। अवेयरनेस मतलब अपनी ही कंडीशन की उनको कोई समझ नहीं है। क्लास फॉर इट सेल्फ तब होता है जब हमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तब हम लोग रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ क्लास फॉर इट सेल्फ, okay, please remember. Question number 3. Among the following, who says that social stratification is functional necessity of the society? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, R. Collins या फिर K. Davis? What will be the correct answer? फंक्शनल नेसेसिटी की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज़ डी। ये मैंने पढ़ाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है गाइस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, फंक्शनल थ्योरी ऑफ किंग्सले डेविस, जिसको मेल्विन ट्यूमिन ने क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। आई होप यू गाइज रिमेंबर फंक्शनल नेसेसिटी। इफ़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के केस में आएगा तो याद रखना। योगेंद्र सिंह को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन और इंडियन सोसाइटी टॉपिक में। आंद्रे बेते इनइक्वालिटी को एनालाइज करते हैं, राइट। कॉलिंस की बात करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4. Caste based stratification is what? Ascribed, achieved, open, neither open nor closed. What will be the correct answer? Easy question है। कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो हमेशा अस्क्राइब्ड होता है। प्लीज़ रिमेंबर अस्क्राइब्ड या हम लोग क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, ओके गाइज प्लीज़ रिमेंबर। इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The consequence of Sanskritization is what? Structural change in caste system, cultural mobility of caste, change in caste ideology, change in religious system. Very important question. Sanskritization तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या होगा इसका आंसर? दोज ऑफ यू हु आर गिविंग बी आंसर, वेरी गुड। देखो याद रखो संस्कृताइजेशन में ना हमेशा कल्चरल मोबिलिटी होती है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे लिख के आएगा पोजिशनल चेंज, ओके। जो लोअर कास्ट होती है ना उसका पोजीशन सोसाइटी में भले चेंज हो जाता है, बट स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। एंड वी ऑल नो दैट संस्कृताइजेशन किसका टॉपिक है? M.N. श्रीनिवास। नाउ यू हैव टू टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन कि कौन सी बुक में M.N. श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट को बताया है। 2 बुक्स हैं, पहली जिसमें इन्होंने इस बारे में बात की, दूसरी है जिसमें इन्होंने इसको डेवलप किया है, और ये मैं पहले के क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ टेल मी इन दी कॉमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6. विच मॉडल ऑफ चेंज सजेस्ट दैट चेंज अकर्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन? एवोल्यूशन, डायलेक्टिक, साइक्लिकल, प्रोग्रेसिव? इसमें से कौन सा ऐसा मॉडल ऑफ चेंज है? दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सोशल चेंज, जो ये सजेस्ट करता है कि जो चेंज सोसाइटी में आता है ना
वो कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन की वजह से आता है. सो यहाँ पर तुम लोग कार्ल मार्क्स को याद रख सकते हो. ओके, द करेक्ट आंसर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. डायलेक्टिक क्या होता है? डायलेक्टिक का मतलब होता है, जो जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स में भी पढ़ते हैं, कि एक थेसिस होता है, ठीक है, जो कि होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन. ठीक है, फिर एक होता है एंटीथेसिस, विच इज एक्चुअली द अपोजिशन. जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अपोजिट की जो चीज़ होगी वो होगा एंटीथेसिस. ओके, एंड इसके बाद जो हमें मिलता है दैट इज सिंथेसिस, विच इज़ नथिंग बट द रेजोल्यूशन. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये किस में आएगा? इसको हम लोग एक तरह का न्यू ऑर्डर भी कह सकते हैं. ये किस में आएगा? ये आएगा डायलेक्टिक में, और ये हमें दिया था कार्ल मार्क्स ने. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 7. Who is odd one among the following social thinkers of social change? Julian Stewart, Auguste Comte, Karl Marx, Saint Simon. What will be the correct answer? इसमें से कौन सा थिंकर है जो सोशल चेंज में नहीं आएगा? कौन सा ऐसा सोशल थिंकर है? द करेक्ट आंसर इज़ ए, दैट इज़ जूलियन स्टीवर्ट. जूलियन स्टीवर्ट को हम लोग कल्चर की क्लास में पढ़ते हैं. दैट इज़ उनका फेमस टॉपिक है कल्चरल इकोलॉजी. ओके, प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना. ऑगस्ट कोंत, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, ये सब सोशल चेंज की बात करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द पीजेंट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी, फैमिली लेबर, अंडरडॉग पोजीशन, स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पीजेंट सोसाइटी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो ये सारे क्वेश्चंस एनटीए ने बनाए हुए हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीजेंट सोसाइटी में तुम लोगों को एक थिंकर याद रखना है, दैट इज़ टी शेनिन. ओके, कोई भी क्वेश्चन आएगा और ये अगर होंगे कमेंट में, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर ये ऑप्शन में है तो पीजेंट सोसाइटी के साथ टी शैनन को ही टिक करना. ठीक है, होमोजेनिटी, फैमिली लेबर, अंडरडॉग पोजीशन, स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर. सो जिन्होंने ए बी सी आंसर दिया, ए आंसर दिया है, वेरी गुड. स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर पीजेंट सोसाइटी में नहीं होता है. दिस इज़ अ फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी जो अभी हम लोग देख रहे हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Who is the author of the book McDonaldization of Society? 1993 की बुक है, important book in your modernization topic. The correct answer is वेरी गुड. जिन्होंने ए आंसर दिया है, इट इज़ रिट्जर. जॉर्ज रिट्जर का ये बुक है, एंड ही टॉक्स अबाउट कि कैसे जो मॉडर्न सोसाइटी है वो 4 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, विच इज़ एक्चुअली द काइंड ऑफ प्रिंसिपल जो हम लोग फास्ट फूड कल्चर में देखते हैं. ठीक है, तो ये जो 4 प्रिंसिपल हैं ये तुम लोगों को याद रखने हैं. एग्ज़ाम में आएगा अगर तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, नाम तो पता होने ही चाहिए. तो कौन से 4 प्रिंसिपल हैं वो? आई होप सब लोग मुझे चैट में आंसर दे रहे होंगे. एफिशिएंसी, calculability, predictability, and control. Okay, प्लीज़ रिमेंबर. एंड आई एम वेरी सॉरी, आज मैं बहुत लाउडली बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दी हेल्थ कंडीशंस, बट आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों. ओके, कल ही एग्ज़ाम है गाइस, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, और बिल्कुल भी अभी आज स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है. मैम बहुत स्ट्रेस लेती हैं, इसीलिए मैम की हेल्थ बहुत डाउन रहती है, तो ऐसा तुम लोग मत करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. अ प्रोसेस इन विच ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलराइजेशन एंड लोकलाइजेशन इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोकेलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो फेवरेबल कंडीशंस दे देता है इन फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलराइजेशन एंड लोकलाइजेशन. सो
अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसी में तुम लोगों को कीवर्ड मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड। ग्लोबलाइजेशन किसका कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। रॉलैंड रॉबर्टसन बोला है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन सिंपली अगर हम देखें तो होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो लोकल या पर्टिकुलरिटीज़ जो है, पर्टिकुलर बिजनेसेस जो है, छोटे लेवल की जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट करता है। कैसे, देखो जो ग्लोबल आइडियाज़ होते हैं ना वो जब लोकली री इंटरप्रिटेटेड होते हैं तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, ईजी लैंग्वेज में याद रहेगा हमेशा। ग्लोबल आइडियाज़ जो होते हैं, ठीक है, वो स्प्रेड होते हैं और उनको हम री इंटरप्रेट कर देते हैं लोकली। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जो तुम लोग याद कर सकते हो, यानी कि इट बिकम्स अ मिक्स ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोकलाइजेशन। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो याद करने के लिए वो है मैक आलू टिक्की। अब ये मैक आलू टिक्की क्या है, आलू टिक्की और बर्गर को मिला के मैकडोनल्ड्स ने एक ऐसा बर्गर बना दिया जिसका नाम ही है आलू टिक्की। ओके, सो ये क्या हो गया, ग्लोबल आइडिया था बर्गर का, उसको आलू टिक्की के साथ हमने री इंटरप्रेट कर दिया और एक ग्लोबल और लोकल का मिक्स हमें मिला, दैट इज़ मैक आलू टिक्की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, who has said that globalization is inclusive of both modernity and post-modernity? Wallerstein, Waters, Giddens, Robertson. What will be the correct answer? The correct answer is D. प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो एग्ज़ाम में आ चुकी है। अभी जो हम लोगों ने रॉलैंड रॉबर्टसन पढ़ा ना, उन्हीं की डेफिनेशन है ये, ठीक है, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना ये इंटायरली मॉडर्न भी नहीं है और इंटायरली पोस्ट मॉडर्न भी नहीं है। तो इट इन्वॉल्व्स बोथ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। ओके, दिस इज़ व्हाट ही ट्राइंग टू से। मॉडर्न एंड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, among the following who has given a six-fold classification of tradition in India to evaluate changes in rural and urban India? सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, जो कि किसने दिया है, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरियट या फिर रैटक्लिफ ब्राउन। सिक्स फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये बहुत बार नेट में गाइस रिपीट हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और रूरल अर्बन सोसाइटी का टॉपिक है तुम्हारे में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज़ बी, प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ एस.सी. दुबे। और मैं यहाँ पे तुम लोग को बता भी देती हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया है नेट में ही जहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे ऑप्शंस दे दिए और उसमें से एलिमिनेट करना था, ठीक है। क्या दिया था मैं वो भी बताती हूँ। देखो, पहला है क्लासिकल ट्रेडिशन, दूसरा फोक ट्रेडिशन, तीसरा पीजेंट, चौथा है अर्बन, देन मॉडर्न, एंड लास्ट इज़ योर एमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन, ठीक है। ऊपर के तो सब इजी हैं बट ये वाला तुम लोग को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत लग सकती है, ठीक है। अब सबके आगे ट्रेडिशनल तुम लोग लिख लेना, या सॉरी ट्रेडिशन, क्लासिकल, फोक, पीजेंट, अर्बन, मॉडर्न एंड इमरजेंट नेशनल, ठीक है। ये 6 तरह के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में एस.सी. दुबे बात करते हैं। एक पीवाईक्यू नेट में ऑलरेडी आ चुका है जहाँ इन्होंने ये दिए थे सारे, और इसके साथ इन्होंने एक और दे दिया था, रेडिकलिज्म और ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटल ट्रेडिशन ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है गलत हो जाएंगे। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो एनटीए ने ये क्वेश्चन तो पूछा ही है, साथ में ये वाला भी पूछा है, राइट। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ओके, आई होप इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों का सही हो जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन इंडिया कास्ट एसोसिएशंस विच आर अदरवाइज टिपिकल सिंबल ऑफ ट्रेडिशन हैव इंक्रीजिंगली बीन फाउंड टू सर्व द एंड्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी, हु कॉल्स दिस फिनोमिना एज मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन एक बुक भी है गाइस, ठीक है। सो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन किसका टॉपिक है? एडवर्ड शिल्स, फेदरस्टोन, रुडोल्फ या फिर जेमसन फ्रेडरिक। बुक का नाम मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, तब तक तुम लोग गेस करो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। कभी कभी बुक का पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन ये लोग बना सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एनटीए इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, कब आया था ये बुक? 1967। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, रुडोल्फ की बुक है ये, प्लीज़ रिमेंबर उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। ओके, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे कास्ट हो गया, वो सिंपली कहीं डिसअपियर नहीं हो जाते हैं जब मॉडर्नाइजेशन आता है, जबकि वो क्या करते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं मॉडर्न पर्पसेस के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कास्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल वे में जो कास्ट था वो कहीं गया नहीं है, उल्टा मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो कहाँ यूज़ हो रहा है अभी? वो इलेक्शंस में यूज़ हो रहा है, रिप्रेजेंटेशंस में यूज़ हो रहा है, राइट। सो वो कहीं डिसअपियर नहीं हुआ है, दैट इज़ व्हाट ही ट्राइड टू वर्क ऑन, ही ट्राइड टू से इन दिस बुक। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 14. Industrialization occurred in UK during Industrial Revolution through which industry? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे देखने को मिली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं CUET-PG में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री। द करेक्ट आंसर इज़ बी, कॉटन या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगा, तो टेक्सटाइल टिक करना, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। जैसे इस टाइम पे स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसी टाइम पे वाटर फ्रेम का इन्वेंशन हुआ था, पावर लूम का इन्वेंशन हुआ था। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये किसने किया था, ये इन सारे इन्वेंशंस के नेम मुझे बताना कमेंट में, ओके। Now, question number 15. The disharmony between the rapid growth of technology and slower transformation of social institution and traditional belief is known as what? Rapid growth of technology and slower transformation of social institutions. What will be the correct answer? Cultural lag, cultural diffusion, cultural innovation, cultural assimilation. Easy question है, एक हिंट भी मैं देती हूँ जिन लोगों को अगर नहीं पता। विलियम एफ ऑकबर्न का कॉन्सेप्ट है ये। द करेक्ट आंसर इज़ ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो, ये इसमें कहते हैं कि जो मटेरियल कल्चर है ना, वो रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है, और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो उसके पेस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, है ना, वो इतना चेंज नहीं हुए हैं, वो अभी भी वैसे ही हैं। इवन सम इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो सेम, ठीक है। सो जब ऐसा होता है ना कि मटेरियल कल्चर तो तेज़ी से बढ़ जाता है बट नॉन मटेरियल कल्चर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक गैप, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिसहार्मनी, या कुछ भी कह लो, डिसहार्मनी कह लो, गैप कह लो, और इसी को हम क्या कहेंगे? कल्चरल लैग। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि द डिसहार्मनी बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ कल्चर फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, एक सोसाइटी से
जब स्प्रेड हो रहा है दूसरी सोसाइटी में तो दैट इज़ डिफ्यूजन. ओके. इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है किसी न्यू कल्चरल एलिमेंट का क्रिएशन. ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू कल्चरल एलिमेंट. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. ये एरो मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि ये इसका है. ओके. नाउ एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है जब एक कल्चर दूसरे कल्चर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 16. हु डिड एट्रीब्यूशनल एंड इंटरैक्शनल एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम? एट्रीब्यूशनल और इंटरैक्शनल एनालिसिस कास्ट सिस्टम का किसने किया है? लुई दूमो, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी. इजी क्वेश्चन है. I want everybody to give me the correct answer. The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया, वेरी गुड. होमो हायरार्किकस इनकी बुक है जो हर बार एग्जाम में आती है. ओके. इसके अलावा ही टॉक्स अबाउट प्योरिटी एंड पोल्यूशन. इनका कीवर्ड है ये जो तुम लोग को याद रखना है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. Now, question number 17. Who has written the book Passing of the Traditional Society and Modernizing the Middle East? M.N. Srinivas, Daniel Lerner, Daniel Thorner, Alex Ingalls. किसकी बुक है ये? पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट. द करेक्ट आंसर इज़ बी. इट इज़ अ बुक बाय डैनियल लर्नर. नाउ डैनियल लर्नर की ये जो बुक है ना, ये आई थी 1958 में. ठीक है, सो 1958 में ये बुक आई थी और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. दैट इज़ मोबाइल पर्सनैलिटी. वाई आई एम टेलिंग यू दिस? क्योंकि तुम्हारा जो मॉडर्नाइजेशन वाला टॉपिक है ना, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है. मोबाइल पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? मोबाइल पर्सनैलिटी का मतलब है एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसमें कि जो लोग हैं ना, अभी आज के टाइम पे मॉडर्न लोग, वो मॉडर्नाइजेशन के लिए की वजह से या के लिए जैसे भी कह लो, इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज के लिए ओपन रहते हैं. जैसे आज के टाइम पे हम लोग हैं ना, तो हम लोग चेंज से डरते नहीं हैं, हम लोग ओपन रहते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं कभी भी, राइट. सो बी इज़ करेक्ट आंसर. डैनियल लर्नर का मोबाइल पर्सनैलिटी टॉपिक याद रखना और ये बुक का नाम भी याद रखना. ओके, आ सकती है एग्जाम में बिकॉज इट इज़ बाई NTA ओनली. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन रीज़न. देखो, नो सोसाइटी कैन बी फुल्ली फ्री फ्रॉम डेवियांस. कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवियंस से फुल्ली फ्री नहीं हो सकती बिकॉज डेवियंस एंड कन्फर्मिटी आर द ऑन गोइंग प्रोसेसेस इन सोसाइटी. ईजी क्वेश्चन है, सब लोग मुझे सही आंसर देना. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगर हम लोग असर्शन को देखें तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि कोई भी सोसाइटी कभी भी डेवियंस से फ्री नहीं हो सकती, ऐसा एमाइल दरखाइम का भी कहना था, राइट. ही कॉल्ड इट इनएविटेबल पार्ट. राइट. अच्छा, नेक्स्ट है देखो, डेवियंस एंड कन्फर्मिटी आर ऑन गोइंग प्रोसेसेस. बिल्कुल सही बात है. ऑन गोइंग प्रोसेसेस का मतलब क्या है? दैट इट इज़ डायनेमिक, कंटिन्यूसली चेंजिंग, राइट. क्योंकि नॉर्म्स भी तो चेंज हो रहे हैं, नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं तो डेवियंस भी तो चेंज होगा उसके हिसाब से, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज़ ए एंड ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड. Question number 19. The awareness of common interest and situation amongst the member of a social class is known as what? एक अवेयरनेस जो हो जाती है सोशल क्लास में किसी सिचुएशन के लिए, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास फॉर्मेशन, क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास डोमिनेशन एंड क्लास डी अलाइनमेंट. इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास, कास्ट, ये सब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं एक्चुअली, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. By studying agrarian class structure in rural Bengal during British period, who has concluded that Indian rural society was neither a static nor an egalitarian one? N.K. Bose, Andre Bete, Ramkrishna Mukherjee, D.N. Dhanagre. What will be the correct answer?
द करेक्ट आंसर इज सी, रामकृष्ण मुखर्जी। नाउ गाइस देखो, रामकृष्ण मुखर्जी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर पे, ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन अगर आएगा तो आ सकता है, इतना इन डेप्थ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बुक्स हम लोग देख लेते हैं। पहली बुक है द डायनेमिक्स ऑफ, ये बुक आई थिंक आई हुई है कहीं पे, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 1957 की बुक है ये, ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक नेट में पूछी जा चुकी है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनकी एक बुक से है, दैट इज़ 6 विलेजेस ऑफ बंगाल, ठीक है, 6 विलेजेस ऑफ बंगाल की बुक है, प्लीज़ रिमेंबर 1971। एंड एक बुक और है इनकी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया। Okay, this book came in 1965. Okay, please remember. Now, question number 21. Which one of the following is not a feature of industrial society? इसमें से कौन सा है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर नहीं है? प्लीज़ क्वेश्चंस में नॉट वगैरह का बहुत ध्यान रखना। डिवीजन ऑफ लेबर रेस्ट ऑन डिफ्रेंशिएशन, डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटीज़, rise of middle classes, spread of education. What will be the correct answer? The correct answer is B. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें इनइक्वालिटी और ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकम डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, एलीट, राइट। सो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बी जिन्होंने आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22. Caste is a Brahminic child of Indo-Aryan culture, cradled in the land of Ganges and hence transferred to other parts of India. ये किसका कोट है? डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे, लुई दुमो। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी.के. नागला में ये कोट दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज़ रिमेंबर, कास्ट के टॉपिक में दिस कोटेशन बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इन्होंने कहा था कास्ट जो है वो ब्राह्मणिक चाइल्ड है इंडो आर्यन कल्चर का। ओके, ये बात याद रखना, ये घूरे ने बोली है। एंड प्लीज़ प्रिपेयर घूरे की बुक ऑल्सो। अगर अभी तक नहीं देखा है ना, एक बार देख के जाना इनकी बुक्स, क्योंकि इनकी बुक से क्वेश्चन आते हैं। इवन मे भी अब ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी पूछ ले, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल यानी ईयर्स पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एनटीए कोई नया क्वेश्चन ला नहीं पाता है ना, तो वो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा भर देता है कभी कभी। मैंने कुछ जितने भी थिंकर्स मैंने बैच में पढ़ाए हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर इन द बैच हु जॉइन बैच ट्रस्टेड मी, तुम लोगों ने उसमें जितने भी थिंकर्स पढ़े हैं ना, 5-10 थिंकर्स ही हैं इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखाइम, देन कुछ इंडियन थिंकर्स भी मैंने जो बताए थे, वो सब तुम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स, एमाइल दरखाइम तो मैंने यूट्यूब पे ही थोड़ा बहुत पढ़ाया था, बट इनकी बुक ज़रूर से देख के जाना, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, कार्ल मार्क्स बुक्स किसकी किसकी तुम लोग को पता होनी चाहिए। ऑगस्ट कौन सबसे पहले तो, ठीक है, स्पेंसर, इसके अलावा कार्ल मार्क्स, दरखाइम, ठीक है, और वेबर, ये तो हो गया। इनके अलावा एम.एन. श्रीनिवास की बुक देख लेना, विद ईयर्स हैं ये जिनको तुम्हें देखना है, ठीक है, और घूरे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने और पढ़ाए थे बैच में उनकी बुक्स, ठीक है, ये तो पर नॉन नेगोशिएबल है, इनको तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 23. हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द कम्युनिटी इज सिनोनिमस टू क्लास? किसने कहा था कम्युनिटी इज सिनोनिमस टू क्लास? ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सर्च किया, मुझे कोई रिलायबल सोर्स नहीं मिला, ठीक है, बट आंसर की के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज़ रॉबर्ट के लुई। ओके, इनकी फेमस एथनोग्राफी भी है, दैट इज़ द क्रो इंडियंस। ओके, द क्रो इंडियंस केम इन 1935।
Now, question number 24. Industrialization in India has polluted major rivers, which has led to what? Rise in waterborne diseases, detrimental effect on aquatic life, desalination of soil, imbalance of the ecology. इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमने देखा है कि जो हमारी मेजर रिवर्स हैं उनमें पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं CUET PG में. ओके, राइज इन वाटरबॉर्न डिजीज़ होता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है एक्वाटिक लाइफ पे, डीसैलिनेशन ऑफ सॉइल होता है, इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजी होता है. सो यहाँ पे ये जो डीसैलिनेशन ऑफ सॉइल है ये गलत है, ये नहीं होगा. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इस, अच्छा यहाँ पे देखना आंसर सही दिए हैं, ये वाले जो है ना गाइस ये गलत हो गए हैं तो इसको इग्नोर करना. ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा A, C एंड D. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. Now, question number 25. The movement of people or groups from lower positions to higher ones is known as what? Vertical mobility, horizontal mobility, downward mobility, upward mobility. What will be the correct answer? Movement of people or groups from lower positions to higher ones. यानी अगर कोई इंसान लोअर पोजीशन से एक हायर पोजीशन पे जा रहा है तो उसे हम लोग कौन सा मोबिलिटी कहेंगे? द करेक्ट आंसर इज़ अपवर्ड मोबिलिटी. जिन्होंने अपवर्ड मोबिलिटी कहा है वेरी गुड. देखो यहाँ पर एक बात समझो, वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल मोबिलिटी ऐसे होती है. ठीक है, अब यहाँ पर तुम ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, राइट. डाउन एंड अप बोथ होगा यहाँ पे, या लोअर हायर बोथ होगा. जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे होती है. ठीक है, तो ये ज़रूर से याद रखना. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मोबिलिटी तो होती है. एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं. देखो, मान लो मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ मैं. ठीक है, मान लो मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, मुझे खाली डेटा को इंटर करना होता है, दैट्स इट. ओके, अब मान लो कि बाद में मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया, मैं एक IAS बन गई. ओके, नाउ ये क्या हुआ, मेरी जो मोबिलिटी है वो हो गई. क्या है ये मोबिलिटी? अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी या अपवर्ड मोबिलिटी. ठीक है, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है वो चेंज हो गया. अब मान लो मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ LKO में, लखनऊ में. ठीक है, अभी मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गई बॉम्बे में. तो मेरा जो मोबिलिटी है वो तो हुआ, बट हॉरिजॉन्टल लेवल पे हुआ है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? इसमें से कौन सा है जो कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है? हायरार्की, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, एक्सोगेमस मैरिज, अनटचेबिलिटी. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज C. ऑलवेज रिमेंबर कि कास्ट जो है वो एंडोगेमस है. ठीक है, ना कि एक्सोगेमस. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया? इसमें से कौन सा होगा जो ट्रू होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं. देखो, मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन. क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, हम बाकी सारे कल्चर्स के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं, या यू कैन से एक्सपोज हो जाते हैं. मिक्स तो नहीं होते हैं, गलत बोल दिया मैंने, बट एक्सपोज होते हैं. ठीक है, एक्सपोज इन द सेंस कि आपको पता है वेस्टर्न कल्चर में क्या है, आपको पता है जापानीज़ कल्चर क्या है, राइट. तो हम इवॉल्व भी हो रहे हैं. ठीक है, हम टाइम टू टाइम ग्रेजुअली चेंज भी हो रहे हैं, बट चेंज हम हो रहे हैं दूसरे के कल्चर को देख कर भी. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा? एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. Question number 28. In a family, the grandfather was a potter in a village and father taught in a school of a town. And now son is an engineer in a multinational company in a metro city. This illustrates what? Cultural mobility, horizontal mobility, intra-generational और intergenerational. तो ये इंट्रा और इंटर भी अभी आपको मैं अब बता देती हूँ क्या है. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने आपको बताई थी. कल्चरल मोबिलिटी ऐसा कुछ टाइप ऑफ मोबिलिटी नहीं है. ओके, सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. एक ग्रैंड फादर हैं जो विलेज में पॉटर थे, उनके जो फादर थे वो स्कूल में पढ़ाते थे, और सन जो है वो अब इंजीनियर है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक मेट्रो सिटी में. सो यहाँ पर हो रही है कौन सी? द करेक्ट आंसर इज D,
इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो रही है, क्योंकि एक जनरेशन से हम दूसरी जनरेशन में मोबिलिटी होते हुए देख रहे हैं, राइट। सो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं ना कि एक जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन और ऊपर गई और ऊपर गई, है ना, इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं। इंट्रा जनरेशनल क्या होता है, जब हम एक ही पर्सन को देख रहे होते हैं कि उसकी लाइफ में किस तरह से मोबिलिटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल पर्सन पे जब हम फोकस करते हैं, वो हो जाता है हमारा इंट्रा जनरेशनल, ओके। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जनरेशन्स पे फोकस करते हैं, ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है या इससे मिलता जुलता कोई अलग सा आ सकता है, तो प्लीज़ गलत मत करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल डिस्टेंस बिटवीन कास्ट। इसमें से कौन सा है जो स्ट्रक्चरल डिस्टेंस कास्ट में हेल्प करता है क्रिएट करने में। स्ट्रक्चरल डिस्टेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, स्ट्रक्चर में ही डिस्टेंस। इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल पावर, लैंड ओनरशिप, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। वी ऑल नो दैट कास्ट में प्योरिटी एंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करता है। क्या है ये, इसमें आ जाता है इंटरेक्शन, फूड शेयरिंग, टच, सोशल डिस्टेंस, है ना। जैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के प्लेट में खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, है ना। अगर पहले तो ये होता था कि अगर उनके टच भी हो जाएगा तो वो भी उनके लिए बहुत बुरा है। तो ये सारी चीज़ें प्योरिटी एंड पोल्यूशन में आएंगी, ओके। और ये स्ट्रक्चरल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ओके, प्लीज़ रिमेंबर। Question number 30, who has argued that globalization cannot simply be understood as westernization, it is a process which can also increase cultural pluralism. Wallerstein, Anthony Giddens, Ritzer, योगेंद्र सिंह। ग्लोबलाइजेशन की बेसिकली डेफिनेशन है जो आई हुई है एनटीए में, तो इम्पॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज़ बी, एंथोनी गिडेंस की डेफिनेशन है ये, प्लीज़ रिमेंबर। इन्होंने कहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है कैन नॉट सिंपली बी अंडरस्टूड एज वेस्टर्नाइजेशन, ओके। एग्जाम में आ सकता है क्योंकि दोनों टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट have unfolded the contradictions of the old society and the new state, because it indicates the empowerment of traditionally marginalized communities but also means uneven distribution of the resources. What will be the correct answer? The correct answer is A. देखो, आई होप सबने ए आंसर दिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए बहुत सारे डोर तो ओपन कर देती है, ठीक है, बट सोसाइटी उसको उतनी स्पीड से एक्सेप्ट नहीं करती है, इतनी जल्दी वो चेंज नहीं होना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए हमें देखने को क्या मिलता है, पुराने सोशल ऑर्डर और अभी के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में हमें एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ओके। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी इज लिंक्ड विद द बर्थ ऑफ व्हाट। इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी जो है उसका इमर्जेंस हमें कैसे देखने को मिलता है या कहाँ से देखने को मिलता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बर्थ की वजह से, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप या स्ट्रक्चरल अप्रोच। द करेक्ट आंसर इज सी गाइस, प्लीज़ रिमेंबर। जब हम लोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जैसी थ्योरीज देखते हैं, एल्टन मेयो को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली सोशल साइड ऑफ वर्क देखते हैं, तभी हमें देखने को मिलता है क्या, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, द स्टेटमेंट दैट कैपिटलिज्म हैज़ लेड टू द डिसएन्चेंटमेंट ऑफ वर्कर। डिसएन्चेंटमेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। विद हिज वर्क इज एट्रीब्यूटेड टू व्हाट। मार्क्स, वेबर, गिडेंस, पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज बी, जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। कार्ल मार्क्स यही बात करते हैं बट ही यूजेस द टर्म एलियनेशन, नॉट डिसएन्चेंटमेंट, okay. Now question number 34, which of the following is not the characteristic feature of कास्ट सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो कास्ट का फीचर नहीं है। अब देखो ये सब क्वेश्चंस एनटीए के हैं, एनटीए ने फिर वही क्वेश्चन पूछा है बट अलग तरह से, इस बार ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। हायरार्किकल रैंकिंग, एंडोगेमस स्ट्रैटा, वर्टिकल मोबिलिटी या फिर अस्क्राइब्ड स्टेटस। द करेक्ट आंसर इज सी, जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड। मैंने अभी तुम लोगों को बताया था ना वर्टिकल क्या होता है, इस तरह से वर्टिकल मोबिलिटी होती है। तो कास्ट में तो ये वाली मोबिलिटी कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी, राइट। अगर एक बार मेरी कास्ट कोई लो कास्ट है तो उसे अपर कास्ट मैं स्ट्रक्चरली तो नहीं कर सकती, राइट। पोजिशनल चेंज मैं कर सकती हूँ बट वर्टिकल ही में आएगा वो, क्योंकि मैं अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रही हूँ,
Okay, so the correct answer will be C. Question number 35. Which one is not an indicator of HDI, Human Development Index? Life expectancy, education, national per capita income, level of urbanization. Easy question है. The correct answer is D. Level of urbanization नहीं होगा. Okay. Now, question number 36 देखो. Change in traditional social value leads to modernization because changes in traditional society hardly take place. What will be the correct answer? कह रहा है कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ में जब चेंज आता है तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, और बिकॉज चेंज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी हार्डली टेक प्लेस, और चेंज जो है वो होता ही नहीं ट्रेडिशनल सोसाइटी में जल्दी, तो रीज़न तो बिल्कुल ही गलत हो गया. द करेक्ट आंसर इज सी. ए सही है और सी स्टेटमेंट ही गलत है. ओके, ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 37. मॉडर्नाइजेशन व्यूज़ डेवलपमेंट एज वॉट? मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट या पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो वहाँ पर डेवलपमेंट को कैसे देखा जाता है? रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी, अब्रप्टली या फिर फोर्सफुली? द करेक्ट आंसर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. डेवलपमेंट को हम लोग एवोल्यूशनरी देखते हैं, यानी कि स्लो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ. ओके, ग्रेजुअल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. Who is the author of the book New Technology and the Workers' Response? KC अग्रवाल, AK बागची, NK बैनर्स, NR शेत. किसकी बुक है ये? ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ AK बागची. ओके. क्वेश्चन नंबर 39. द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया हैज़ जनरेटेड मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर, आइडेंटिटी एंड एथनिक असर्शंस, एम्पावरमेंट ऑफ डोमिनेंट कास्ट या फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट. ईजी क्वेश्चन है. अगर मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थोड़ा भी तुम लोग को आइडिया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे. देखो, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है? क्या हम सारे कल्चर्स एक जैसे मिल जाते हैं? नहीं. ठीक है. क्या हमारा जो डोमिनेंट कास्ट है उसको एम्पावरमेंट होता है? नहीं. मार्जिनलाइजेशन होता है जो डोमिनेंट कास्ट है उसको? नहीं. देखो, आइडेंटिटी एंड एथनिक असर्शन होता है, मतलब हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो और ज़्यादा विजिबल होती हैं, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं, ना कि उल्टा. ठीक है. तो बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होंगे. जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा जो आइडेंटिटी है वो बनेगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम. सो संस्कृताइजेशन वी ऑल नो MN श्रीनिवास का है, सबसे पहले तो हमें यही मैच करना है. देन कार्ल मार्क्स का है क्लास कॉन्शियसनेस, ईजी है. सो सी का सेकेंड, अब देखो यहाँ पे सी का सेकेंड एक में ही है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. ठीक है. तो कल्चरल, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस की बात किसने की है? तो की है रेडफील्ड एंड सिंगर ने. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. नॉन वायलेंस की बात करते हैं, महात्मा गांधी. ये तो बहुत ही ईजी था. ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज़ वाई मैंने ऐड किया है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. मिल्टन सिंगर एंड मैकिम मैरियट स्टडीड सोशल चेंज इन इंडिया यूजिंग विच कॉन्सेप्ट्स? मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके सोशल चेंज पढ़ा है? वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ईजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज़ बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. इट इज़ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट हैं, यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया इल्यूसिडेट्स अ ट्रेंड वेयर ट्रेडिशनल रोल स्ट्रक्चर्स आर गिविंग वे टू मॉडर्न वंस. मॉडर्नाइजेशन इंडिया में क्या होता है? एक ऐसा ट्रेंड जहाँ पर ट्रेडिशनल रोल जो हैं वो अब चेंज हो रहे होते हैं, मॉडर्न में कन्वर्ट हो रहे होते हैं. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट देखो, बिकॉज पीपल इन इंडिया ऑफन रिटेन कैटेगोरिकल वैल्यूज़ ऑफ ट्रेडिशन इंस्टेड ऑफ मॉडर्निटी. देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है, लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिटेन करने की कोशिश तो करते हैं, बट ये इसका जो रीज़न है वो नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी पी. ठीक है. दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट रीज़न इसका नहीं हो पा रहा है ये. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. डेवलपमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट किसका प्रोसेस है? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज़ डी गाइस. प्लीज़ रिमेंबर, तीनों ही चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट में आएंगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 44. द शिकागो स्कूल स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ डेविएंस फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू. शिकागो स्कूल में अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम्स हैं डेविएंस की उसको कैसे स्टडी किया गया है? द करेक्ट आंसर इज़ ए. प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ ए, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसका आंसर.
और शिकागो स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, एवर्ट ह्यूज, रॉबर्ट एजरा पार्क, एडविन सुदरलैंड, हॉवर्ड एस बेकर, गॉफमैन, लुई वर्थ, ये सब इसमें आते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सो दैट यू गाइज कैन रिमेंबर। ओके, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जो आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म मल्टीकल्चरलिज्म refers to what? Preferential judgment on cultures, cultural lack theory, all cultures are equal, some cultures are more prominent. What will be the correct answer? The correct answer is C. मल्टीकल्चरलिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि सारे कल्चर जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, देयर इज़ इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, तो C विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड वी हैव टू मैच देम। रूरल सोसाइटी से रिलेटेड ये बुक्स हो सकती हैं, सो मैच कर लेते हैं। देखो द करेक्ट आंसर हेयर फिलहाल इज़ बी। ओके, जल्दी से मैच कर लेते हैं। देखो इंडियन विलेज बुक जो है वो है एस.सी. दुबे की, प्लीज़ रिमेंबर। विलेज इंडिया बुक मैकिम मेरियट की है। ऐसी बुक्स देखो सेम नेम वाली जो होती है ना, वो एग्जाम में आती ज़रूर है। इंडियन विलेज कम्युनिटी की बात करें तो बेडन पॉल, और विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट बोलें तो H.S. मेन। Okay, all these books are very very important. Question number 47, who has used the term underdevelopment rather than undeveloped? किसने ये term use किया था underdevelopment rather than undeveloped? फ्रैंक सामिरामिन, स्कुम्टर या फिर गुनार माइड्राल? The correct answer is B. सामिरामिन ने यूज़ किया था, प्लीज़ रिमेंबर। और डिपेंडेंसी थ्योरी में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी एक्चुअली ये कहती है कि डेवलपमेंट जब कोर में होता है तो वो पेरीफेरी में अंडर डेवलपमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, dependency theory of economic development was first developed in Latin America in the year 1947, 1950, 1955 या फिर 1960? सबसे पहले ये कब आई थी? प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ डी, दैट इज़ 1960। देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो आ सकते हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में या टॉपिक में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट इससे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आने वाला। Question number 49, easy question. Natural growth of population refers to what? Excess birth over death, excess of migration, excess of immigration over emigration, excess of in-migration over out-migration, none of the above. Natural growth of population कैसे होता है? जब बर्थ ज़्यादा होते हैं और डेथ कम होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ईजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी नेट में आ चुका है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, हु क्लासिफाइड स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू 5 स्टेजेस? ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, और इस क्वेश्चन में देखो 5 स्टेजेस के नाम भी दिए थे, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड कि तुम्हें यहीं पे 5 स्टेजेस के नाम भी पता चल गए। वॉल्ट रॉस्टो, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ए.जी. फ्रैंक। द करेक्ट आंसर इज़ ए, दैट इज़ वॉल्ट रॉस्टो। ओके, प्लीज़ रिमेंबर इन्हीं की थ्योरी है ये, और इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट 5 स्टेजेस दिए हैं हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। कौन कौन से? ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, देन ड्राइव टू मेच्योरिटी, एंड देन एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ पॉवर्टी रिफर्स टू अ लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन द फिजिकल सर्वाइवल? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ पॉवर्टी है जो लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज की बात करता है, जो कि फिजिकल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें मेंटेन करने पड़ते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, इन्फोर्स पॉवर्टी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
द करेक्ट आंसर इज़ ए। जिन्होंने ए आंसर दिया वेरी गुड, इट इज़ एब्सोल्यूट। मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है पॉवर्टी का क्लास, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप सबने वो सारे क्लासेस देख लिए होंगे ऑलरेडी। CUET PG की प्लेलिस्ट में जितना है वो देख के आपको जाना है। 60 to 70% तो वहीं से आप कर लोगे अगर आप अपनी कॉमन सेंसिकल नॉलेज को यूज़ कर पाओगे एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, who among the following has conceptualized caste stratification into 4 types: cultural universalistic, cultural particularistic, structural universalist, structural particularistic? प्लीज़ रिमेंबर, किसने कास्ट का जो स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक है उसको 4 में डिवाइड किया था। ये इंपॉर्टेंट है बट ये काफ़ी बड़े लेवल का क्वेश्चन है गाइज, नेट लेवल क्वेश्चन है। बट क्योंकि मैं NTA को विश्वास नहीं करती हूँ, NTA इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, सो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। योगेंद्र सिंह का है ये, प्लीज़ रिमेंबर। इन्होंने ये 4 टाइप के इम्पॉर्टेंट कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन दिए थे। अच्छा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा या कोई भी करेक्शन होगा तो कहाँ होगा? पिंड कमेंट में होगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलत बता दूँ प्लीज़ मुझे सही करना कमेंट में, और मैं पिंड कमेंट में और PDF में उसको करेक्ट करके दूंगी। ओके, now question number 53, a society which pessimistically depicts the social transformation brought about by modernization is a what? Global society, local society, mass society, civil society? एक ऐसी सोसाइटी जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को पेसिमिस्टिकली डिपिक्ट करती है। द करेक्ट आंसर इज़ सी, दैट इज़ मास सोसाइटी। प्लीज़ रिमेंबर, जैसे कि हम लोग देखते हैं मॉडर्निटी से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं होता है, मॉडर्निटी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लोनलीनेस, डिसकनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, ये सारी चीज़ें इसकी पेसिमिस्टिक व्यू हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, मास सोसाइटी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, T4 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। देखो, सोशल चेंज इज़ इनएविटेबल बिकॉज देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद ईच अदर विद इन द सिस्टम। सोशल चेंज इनएविटेबल है, यानी सोशल चेंज हर जगह है, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, यानी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस हैं जो साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए। दोनों सही स्टेटमेंट है और ये इसका सही रीज़न भी है। सोशल चेंज जो है वो इनएविटेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस हैं ये हर समय चेंज हो रहे हैं, हर समय ऑपरेट कर रहे हैं, राइट? सो सोशल चेंज तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 55, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कल्चरल रिसोर्सेज लाइक लैंग्वेज एंड नॉलेज इज़ नोन एज व्हाट? अगर कल्चरल रिसोर्सेज की कमी है, जैसे लैंग्वेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये किस में आएगा? कल्चरल मटीरियलिज्म, कल्चरल डेप्रीवेशन, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल प्लूरलिज्म? ईजी क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है वेरी गुड। डेप्रीवेशन का मतलब ही होता है कमी होना, राइट? तो अगर आपके पास कल्चरल रिसोर्सेज की कमी है तो फिर आपके पास क्या कमी है एक्चुअली? यू लैक कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल किसका कॉन्सेप्ट है गाइस? बोर्ड्यू का, पियर बोर्ड्यू, राइट? प्लीज़ रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, हु among the following are the prominent members of लिटिल ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी? इसमें से कौन है जो लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट होंगे? फोक आर्टिस्ट, टीचर्स, एलीट्स, नोबल्स? ईजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज़ फोक आर्टिस्ट। जिन्होंने फोक आर्टिस्ट आंसर दिया है वेरी गुड। लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन से क्वेश्चन है ये गाइस, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज़ सेड दैट मैंस यूनिकनेस लाइज इन हिज पोजेशन ऑफ कल्चर? किसने कहा था कि मैन का जो यूनिकनेस है वो उसके कल्चर के पोजेशन में लाया करता है? मैकाइवर, दरखाइन, बेनेडिक्ट, किंग्सले डेविस? द करेक्ट आंसर इज़ डी। किंग्सले डेविस का कोट है ये, प्लीज़ रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, इन इंडिया हु इज़ क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोशोलॉजी आउट ऑफ द शैडो ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरोलॉजी? सो कल्चरोलॉजी, हिस्टोरिज्म से सोशोलॉजी को किसने बाहर निकाला था? MN श्रीनिवास, AR देसाई, GS घूरे या फिर PN प्रभु? द करेक्ट आंसर इज़ ए, दैट इज़ MN श्रीनिवास। प्लीज़ रिमेंबर, MN श्रीनिवास का ऐसा कहना था दैट वी शुड स्टॉप रीडिंग टेक्स्ट एंड गो टू विलेज एंड ऑब्जर्व। हम लोगों को विलेजेस में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि
सिर्फ रीडिंग करते रहना चाहिए. सो ही वॉज इन फेवर ऑफ फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. By connecting countries, globalization has resulted into what? Lesser competition among producers, greater competition among producers, making a country dependent on others, no competition among producers. What will be the correct answer? The correct answer is B. ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट रिजल्टेड इनटू ग्रेटर कंपटीशन. ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. असर्शन रीजन क्वेश्चन है, देखो. द मेल्टिंग पॉट थेसिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया बिकॉज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन प्रिसीडेड द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. बिल्कुल सही चीज़ है. देखो, मेल्टिंग पॉट थेसिस में क्या होता है, कल्चर्स का आपस में मिल जाना, खिचड़ी हो जाना. तो वो चीज़ इंडिया में नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल होमोजेनाइजेशन नहीं है. यूनिटी है बट सब लोग डाइवर्स हैं, सब लोग अपने अपने में रहते हैं, राइट. सो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. सो कल्चरल इंटीग्रेशन है बट मेल्टिंग पॉट थेसिस हमारे लिए नहीं है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. In the wake of globalization, Indian economy has reasserted its commitment to socialist path of development, reasserted to mixed economic path, reasserted the Gandhian model of self-sufficiency, opened up to economic neoliberalism. What will be the correct answer? अगर हम ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी को देख के बात करें, द करेक्ट आंसर विल बी डी. इट ओपनड अप इकोनॉमिक लिबरलिज्म, यानी कि जो स्टेट है वो डिसअपियर नहीं हुआ बल्कि वो एक कंट्रोलर की जगह क्या बन गया, फैसिलिटेटर. ओके. सो इकोनॉमिक न्यू लिबरलिज्म विल बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 62. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एंड कुछ ऑथर्स हैं एंड हमें इसे मैच करना है. तो मैच करो. डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, अफ्रीका इन सोशल चेंज, एशियन ड्रामा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक एक्स्ट्रा थिंकर इसमें दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस. द करेक्ट आंसर इज ए. देखो, डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज बुक जो है वो मेलिनोस्की की है. एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज इज अ बुक बाय जी विल्सन. अफ्रीका इन सोशल चेंज इज अ बुक बाय पीसी लॉयड एंड एशियन ड्रामा बुक है गुनार माइड्राल की. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. Who among the following is the author of the book The Rise of Network Society? कोहिन, कोहिल, पी हिल्स कॉलिन्स या फिर मैनुअल कैस्टल्स. इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मैनुअल कैस्टल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको ये सारी चीज़ें बैच में पढ़ाई हैं. आई होप यू गाइज रिमेंबर. नंबर 64. The central feature of post-modernity is the way work and production have given way to consumption both as the linchpin of social cohesion and as the source of individual identity. किसका कोट है ये? एंथोनी गिडन्स, हेबरमास, जिगमंड बॉमन या फिर मैनुअल कैस्टल्स. द करेक्ट आंसर हेयर इज सी. प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ जिगमंड बॉमन. जिगमंड बॉमन वही हैं जो कंज्यूमर सोसाइटी की बात करते हैं, लिक्विड मॉडर्निटी की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ स्टेप माइग्रेशन? इसमें से किसका स्टेप माइग्रेशन है? स्टेप माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में हो रहा हो. ओके. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेवेनस्टीन. प्लीज़ रिमेंबर, स्टेप माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? रेवेनस्टीन ने. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. Who among the following says that stratification is universally necessary due to the requirement of any society to motivate individuals to fill important social positions? Marx, Davis and Moore, Weber, Bentix या फिर Lipset. The correct answer, easy question, the correct answer is Davis and Moore. Davis and Moore से काफ़ी नेट में क्वेश्चंस आए हैं गाइस. सो दिस थ्योरी बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके. एनटीए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखो अलग अलग तरह के पूछता है. ओके. कीवर्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 67. पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की अगर हम बात करें,
सो इसमें से कौन सा है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी की बात कर रहा है? अ सिटी विद ओनली अ फ्यू थाउजेंड पीपल living within its border and characterized by relatively closed class system and limited mobility, या फिर a city in which global finances and the electronic flow of information dominate the economy, a city that lacks proper infrastructure and is overcrowded with tourists, या फिर a city that is newly established for the governing elite of the country. The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड. सो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर ग्लोबल फाइनेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, राइट. पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी या सोसाइटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो डैनियल बेल का नाम याद रखना. ओके, ही इज़ द वन जिन्होंने इसके बारे में बात की है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68. Who has used the terms harmonic and disharmonic as two models through which the system of social stratification in India and the West could be compared? हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक मॉडल्स के बारे में कौन बात करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में? लुई दूमो, ए आर देसाई, मैकिम मैरियट, अदर पार्टिसिपेंट्स. द करेक्ट आंसर इज डी, अदर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इसके बारे में बात की है आंद्रे पेते ने. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. कहीं कहीं पर लुई दूमो भी दिख रहा था, बट वो इसका आंसर नहीं होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69. मॉडर्न सोसाइटी से क्वेश्चन है एमाइल दरखाइम का, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का ये क्वेश्चन है. सो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, इवन यूट्यूब पे भी वो क्लास है जो आपको देखनी है. ठीक है, ज़रूर से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. देखो, अब इसमें से बताओ कौन सा होगा मॉडर्न सोसाइटी या एक्चुअली ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का फीचर? डिफरेंसेस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई मॉरल डेंसिटी, रिप्रेसिव सैंक्शन, लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस. मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे. सो मॉडर्न सोसाइटी में रिप्रेसिव सैंक्शंस नहीं होते हैं. ओके, ये गलत हो जाएगा. सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी भी नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, पहले ही गलत. डिफरेंसेस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हाई मॉरल डेंसिटी, रेस्टिट्यूटिव सैंक्शन एंड लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस, ये बिल्कुल सही है. द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. यहाँ पर भी देखो रिप्रेसिव सैंक्शन है, तो ये गलत हो जाएगा. रिप्रेसिव होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी में या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. Globalization as complex multi-dimensional process involving a dialectical relationship between global and local, also leading to new global inequality and stratification. Karl Marx, Anthony Giddens, Morris Ginsburg, none of the above. Please remember this quotation is by Anthony Giddens. Okay, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है गाइज, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और NTA का ही है ये क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन नंबर 71. असर्शन और रीज़न है. देखो, असर्शन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू वीक बॉन्डेज इन फैमिली लीडिंग टू न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर बिकॉज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय यंग माइग्रेंट लेबर एट लार्ज हु कम फार फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ ए. ये बात बिल्कुल सही है. इंडस्ट्रीज़ जो है वो यंग माइग्रेंट लेबर्स को हायर कर लेती हैं, राइट. इसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा वीक बॉन्डेज देखने को मिलती है, क्योंकि अब एक इंसान आएगा तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे भी आएंगे वहाँ पे, तो न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ती है इससे, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 72. द ग्लोबलाइजेशन हैज़ फोर्स द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस बिकॉज द कोऑपरेशन बिटवीन अबव टू हेल्प्स इन फेसिंग मार्केट कॉम्पिटिशन. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है वो आपस में कोऑपरेट करता है, ठीक है, सो दैट एक दूसरे की हेल्प कर सके और मार्केट को फेस कर सके, मार्केट में जो भी कंपटीशन है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं. ना क्वेश्चन नंबर 73. द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस विच लिंक डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज इन सच अ वे दैट लोकल हैपनिंग्स आर शेप्ड बाई इवेंट्स अकरिंग माइल्स अवे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? The correct answer is globalization. ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे.
intensification of worldwide social relation which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by event occurring miles away. तो लोकल में क्या हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ग्लोबली चीज़ें क्या हो रही हैं. सो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, राइट. क्वेश्चन नंबर 74. Who has said that secularism is a sub process of modernization of Indian society? A.R. Desai, T.K. Uman, योगेंद्र सिंह या फिर M.N. श्रीनिवास. सेक्युलरिज्म इज अ सब प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये किसने बोला था? द करेक्ट आंसर इज सी, योगेंद्र सिंह का कोट है ये गाइस, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 75 अगेन एक कोटेशन है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी बट प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद क्लास ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, बस थोड़ा सा चेंज है. द करेक्ट आंसर इज योगेंद्र सिंह. सो नहीं पता था तो एक बार ये कोटेशन देख लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप यू लाइक टुडेज क्लास. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. एंड अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम है कल, गाइस मेक श्योर दैट यू रीड द पेपर वेरी केयरफुली. अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं तभी आंसर करना है, हड़बड़ाना नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड करना है. ओके, और अच्छे से पेपर को देना है और आकर मुझे बताना है कि कैसा रहा, कितने मार्क्स आए और क्या क्या क्वेश्चंस थे, ताकि तुरंत ही रिकॉल कर पाएँ हम लोग. ठीक है, तो तुम लोग मुझे जल्दी से टेलीग्राम पे आके कल बताना कि क्या क्या आया एग्ज़ाम में. ओके, एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अदरवाइज़ मैं कुछ और कंटेंट भी तुम लोगों के लिए प्रिपेयर कर देती, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है. बट वॉट कैन वी डू, दिस इज़ लाइफ. सो अच्छे से पेपर देना. ऑल माई learners have my best wishes. Okay, this is the telegram that you should join if you are a sociology student. and ये वाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी डाउट हो तो तुम लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, और ये ऐप है जो कि तुम लोग डाउनलोड कर लेना. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अभी हम लोग 50-50 क्वेश्चंस करेंगे बाकी यूनिट्स के. ओके, बाय बाय.